नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में श्री ग्लोबल ट्रेड फिन लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, जिसमें कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, उसके साथ ही में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है, और उसके साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट बढ़ रहे या फिर नहीं, साथ ही में कंपनी में प्रमोटर की एक अच्छी हिस्सेदारी है या फिर नहीं, डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज के नंबर से वो कंपनी कंसिस्टेंट कम कर पा रही है या फिर नहीं, और इन सब के बारे में हम आज के वीडियो में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो श्री ग्लोबल ट्रेड फिन लिमिटेड ये कंपनी एक इंडिया बेस्ड कंपनी है, और इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो स्टील प्रोडक्ट्स की जो ट्रेडिंग है उसमें है, और कंपनी की ये जो प्रोडक्ट्स है उसमें हॉट रोल कॉइल्स, कोल्ड रोल स्टील, शीट माइल्ड स्टील चैनल, साथ ही में एमएस एंगल और हॉट रोल प्लेट और एमएस बीम, तो ये सभी जो प्रोडक्ट्स है वो इस कंपनी के जो ट्रेडिंग स्टील प्रोडक्ट्स है उसमें इंक्लूडिंग है, जिसमें कंपनी स्टील का ट्रेडिंग करती है। कंपनी की जो शुरुआत है वो अक्टूबर 15, 1986 से हुई थी, और उस वक्त कंपनी का जो नाम है वो बेंसोन स्टील लिमिटेड था, जो कि इसके बाद अभी ये बदल कर अभी श्री ग्लोबल ट्रेड फिन हुआ है। और इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो 1986 से शुरू हुआ था, और अभी तक ये कंपनी स्टील की जो ट्रेडिंग है उसमें काम करती है, तो उससे इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो बहुत ही एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी के फाइनेंशियल है वो भी हमें देखना ज़रूरी है, तभी हमें कंपनी के सभी परफॉर्मेंस के बारे में एग्जैक्ट पता चलेगा। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के रिलेटेड जो रेशोज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी का स्टॉक का पी रेशो 6.40 है, जो कि एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, और उसके साथ ही में कंपनी का 2.29% का डिविडेंड यील्ड है, साथ ही में कंपनी का ROC 2.26% और कंपनी का ROE 1.41% का है। तो कंपनी का स्टॉक का पी रेशो देखने से पता चलता है कि कंपनी एक अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, और उसके साथ ही में कंपनी एक अच्छा डिविडेंड एल भी दे रही है, और उसके साथ ही में कंपनी का ROC और ROE अभी हमने देखा उसके जो नंबर्स है वो अभी भी बहुत ही कम है, जो कि कंपनी को इसको आने वाले समय में बढ़ाना पड़ेगा, तभी कंपनी की एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हो पाएगी। और उसके बाद हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो पिछले 5 सालों का इसमें परफॉर्मेंस देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का जो सेल्स है वो 243 करोड़ का था, जो कि इसके बाद मार्च 19 में डाउन होकर 15 करोड़ का हुआ। इसके बाद मार्च 20 और 21 में कंपनी ने सिर्फ 1 ही करोड़ का सेल्स किया, और मार्च 22 में कंपनी का जो सेल्स है वो फिर से बढ़कर 48 करोड़ का हुआ है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़कर 119 करोड़ का हुआ है। तो पिछले 2 साल में ज़रूर कंपनी ने अपने सेल्स में एक अच्छी रिकवरी की है, लेकिन कंपनी का अगर हम मार्च 18 से अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक सेल्स देखेंगे तो इसके जो नंबर्स है वो बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे, और इसी वजह से इस कंपनी का जो सेल्स है वो अभी बहुत ही अनस्टेबल देखने को मिला है। तो इसी वजह से कंपनी के जो बाकी के परफॉर्मेंस है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ज़रूर मार्च 20 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ की है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन ऐसी ग्रोथ है वो कंपनी को कंसिस्टेंट 4 से लेकर 5 साल करनी होगी, तभी कंपनी का जो सेल्स है वो स्टेबल हो पाएगा और कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ होगी। तो कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत अनस्टेबल नज़र आ रहा है, और उस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 21 तक अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से मार्च 18, 19, 20 और 21 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लॉस मेकिंग था। लेकिन जैसे ही कंपनी ने अपने सेल्स में मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में एक ग्रोथ की, उसी वजह से कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में मार्च 22 में 4 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 19 करोड़ का जनरेट किया है। तो कंपनी के सेल्स की तरह ही कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में एक अच्छी ग्रोथ हुई है, लेकिन अभी भी कंपनी का जो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मैक्सिमम लॉस मेकिंग है, और कंपनी ने जो मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में जनरेट किया है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के नज़र से एक अच्छा साइन है, लेकिन आने वाले समय में भी कंपनी को कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, तभी इन्वेस्टमेंट के नज़र से हम इस कंपनी में ट्रस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये भी मार्च 18 से लेकर मार्च 21 तक कंटिन्यूस लॉस मेकिंग था, और ये भी कंपनी ने मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्लस में लाया है।
कंपनी का जो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अभी बहुत ही अनस्टेबल है, जो कि कंपनी को इसको भी कंसिस्टेंट मार्च 22 में और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जैसे कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है वैसा करना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 4 करोड़ के लॉस में थी, जो कि मार्च 19 में ये लॉस बढ़कर -44। इसके बाद कंपनी का लॉस -1। इसके बाद मार्च 21 में नेट प्रॉफिट है वो 1 करोड़ का कंपनी ने प्लस में जनरेट किया, और उसके बाद मार्च 22 में कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की और कंपनी का नेट प्रॉफिट 154 करोड़ का किया, और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी ने बहुत ही अच्छे बढ़ाकर 174 करोड़ का किया है। तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी ने मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बहुत ही अच्छे से बढ़ा है, लेकिन ये कंपनी के मेन बिजनेस से मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नहीं आया है। ये कंपनी का जो अदर इनकम है वो मार्च 22 में 159 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 168 करोड़ का हुआ है। वो ऐड होने से कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ हुई है। तो किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो अदर इनकम की वजह से बहुत ही अच्छा इम्प्रूव और पॉजिटिव में जनरेट हो रहा है। वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही टेम्पररी होता है, क्योंकि अगर हम इससे पहले कंपनी का अदर इनकम देखेंगे तो वो बहुत ही माइनस और ज़ीरो था। इसी 2 साल में कंपनी ने अपना जो अदर इनकम है वो बढ़ाया है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ने में मदद हुई। लेकिन आने वाले समय में कंपनी का अदर इनकम फिर से हमें मार्च 21 से पहले ज़ीरो या फिर माइनस में जाते हुए देखने को मिलता है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें फिर से लॉस मेकिंग देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से अदर इनकम की वजह से कोई भी कंपनी अगर अपना नेट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर रही है, उस कंपनी में अभी हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि कंपनी का जो अदर इनकम है वो कभी भी ज़ीरो या फिर लॉस मेकिंग होते हुए देखने को मिल सकता है, जैसे कि इस कंपनी का मार्च 21 से पहले देखने को मिला था। और उसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो ये भी मार्च 18 से लेकर मार्च 20 तक माइनस में था, और उसके बाद मार्च 21, 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसमें कंपनी ने इसको थोड़ा सा रिकवर किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन कंसिस्टेंट आने वाले समय में कंपनी को अब ईपीएस है वो ऐसे ही पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। तो इस कंपनी का जो अभी हमने सेल्स देखा है उसमें कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत ही अनस्टेबल देखने को मिला है, जिसमें ये कभी लॉस मेकिंग देखने को मिलता है और कभी कंपनी इसको फिर से रिकवर करती है। लेकिन कंपनी का जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट बढ़ना चाहिए और पॉजिटिव में जनरेट होना चाहिए, तभी हम किसी भी कंपनी में यहाँ पर ट्रस्टली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस कंपनी का अभी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस, इन सभी में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो कभी लॉस मेकिंग और कभी कंपनी इसको पॉजिटिव में जनरेट कर रही है। ये भी बहुत ही अनस्टेबल है, और इसी अनस्टेबल परफॉर्मेंस की वजह से हम इस कंपनी में एक ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो कंपनी को अगर एक अच्छी ग्रोथ करनी है तो आने वाले समय में कंपनी को कंसिस्टेंट सेल्स की ग्रोथ है वो पॉजिटिव में जनरेट करके अच्छे से गेन करनी पड़ेगी, तभी सभी सेगमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। और उसके साथ ही में कंपनी जो अदर इनकम की वजह से नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है वो कंपनी को अपने मेन बिजनेस से मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से यहाँ पर जनरेट करने पड़ेंगी, तभी कंपनी रियल परफॉर्मेंस कर पाएगी और तभी हम इस कंपनी में अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। और इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी के ऊपर कितना बोरेंग्स और कंपनी के पास कितनी रिजर्व है वो हमें पता चले। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो रिजर्व है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो सितंबर 22 में कंपनी का जो रिजर्व है वो 681 करोड़ का है, जो कि अगर हम मार्च 18 में देखेंगे तो ये 282 करोड़ का था। तो मार्च 18 से लेकर सितंबर 22 तक अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है उसमें लगभग 3 टाइम्स की ग्रोथ है वो कंपनी ने की है, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर अगर हम बोरेंग्स देखेंगे तो सितंबर 22 में कंपनी के ऊपर अभी 25 करोड़ का बोरेंग्स है, जो कि पिछले 3 साल में ज़रूर बढ़ा है। लेकिन सितंबर 22 में कंपनी के ऊपर जो 25 करोड़ का बोरेंग्स है उसके कंपैरेटिवली कंपनी के पास अभी भी 681 करोड़ के रिजर्व है, जिसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग हुई है। तो कंपनी का जो बोरेंग्स है वो अभी भी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अभी भी नहीं चुकाना पड़ रहा है। लेकिन कंपनी को अपनी जो सेल्स की ग्रोथ है वो अच्छे से यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के जो एक्सपेंस है वो कंपनी को कंसिस्टेंट कम करने पड़ेंगे, तभी कंपनी अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी, और तभी कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो प्लस में जनरेट हो पाएगा। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 11 करोड़ का कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि मार्च 21 में
+1 था, लेकिन इससे पहले अगर हम देखेंगे 5 से लेकर 6 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो 0 था, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। तो पिछले 2 साल में कंपनी ने नेट कैश फ्लो में एक अच्छी ग्रोथ की है और ऐसी ग्रोथ कंपनी को आने वाले जो ईयरली परफॉर्मेंस है उसमें नेट कैश फ्लो में भी करनी होगी और तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस है वो अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद कंपनी का डेब्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये मार्च 22 में 79 है, जो कि मार्च 21 में 0 थे, मार्च 20 में 384 और मार्च 19 में 0 और उससे पहले 13 थे। तो कंपनी का एक साल डेब्टर डेज के नंबर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके अगले साल फिर से 0 होता है, फिर से उसके अगले साल बढ़ रहा है, फिर से 0 और फिर से बढ़ रहा है। तो कंपनी का जो डेब्टर डेज के नंबर से वो अभी भी बहुत ही अनस्टेबल है। तो कंपनी को अपने डेब्टर डेज के नंबर से वो कंसिस्टेंट यहाँ पर कम करके दिखाने पड़ेंगे, तभी कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। और उसके साथ ही में कंपनी के इन्वेंटरीज के नंबर्स देखेंगे तो ये कंसिस्टेंट 0 है, जो कि इसके भी नंबर से वो कंपनी को आने वाले समय में दिखाने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी इन्वेंटरीज में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो पता चलेगा। और उसके बाद कंपनी का लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें सितंबर 22 में कंपनी के प्रमोटर के पास 60.90% की हिस्सेदारी है, जो कि सितंबर 21 में 60.91% थी और पिछले साल के और सितंबर 20 में 68% थी। तो पिछले 2 साल में अगर हम देखेंगे तो लगभग 7% की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में प्रमोटर की कम हुई है। साथ ही में एफ की हिस्सेदारी इस कंपनी में 0 है और डीएस की हिस्सेदारी इस कंपनी में अभी सितंबर 22 में 0.35 हुई है, जो कि इससे पहले 0 थी। और उसके साथ ही में पब्लिक की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में 38.74% है, जो कि सितंबर 21 में 39.09% थी और सितंबर 20 में 32% थी। तो लगभग 6% से भी ज़्यादा की जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में पब्लिक की पिछले 2 सालों में बढ़ी है, जो कि इसके कंपैरेटिवली प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में पिछले 2 साल में कम हुई है। तो अभी भी कंपनी के जो मेजॉरिटी स्टेक है वो इस कंपनी के प्रमोटर के पास है, जो कि इस कंपनी को अभी थोड़ा सा स्टेबल बनाता है। लेकिन ऐसे ही कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी कम होती रहेगी तो कंपनी की जो मेजॉरिटी स्टेक है वो हमें पब्लिक के पास जाते हुए देखने को मिलेंगे और ऐसा होता है तो कंपनी के परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अनस्टेबल आने वाले समय में होंगे, जो कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें देखने को मिले थे। तो अभी हमने श्री ग्लोबल ट्रेडफिन इस कंपनी के रिलेटेड फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखी है, जिसमें कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही एक्सपीरियंस है। लेकिन अभी हमने कंपनी के रिलेटेड जो नंबर्स देखे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट अप एंड डाउन में जा रही है, जो कि कंपनी को अनस्टेबल बनाता है और इसी वजह से सभी सेगमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस है वो अनस्टेबल हुए। और उसके साथ ही में कंपनी ने अदर इनकम से अपना जो नेट प्रॉफिट है वो जनरेट किया है, जो कि 1-2 साल चल सकता है, लेकिन ऐसा कंसिस्टेंट होता रहेगा तो ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन होगा, क्योंकि 4-5 साल कंपनी अदर इनकम से नेट प्रॉफिट जनरेट ज़रूर करेगी, लेकिन किसी साल अगर कंपनी का अदर इनकम बहुत ही डाउन होता है तो इसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी बहुत ही डाउन होगा। तो इसी वजह से कंपनी का अदर इनकम जनरेट करना ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपने मेन बिजनेस से मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी एक अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा और तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस अदर इनकम को ऐड होने से ही कंपनी के परफॉर्मेंस से वो अच्छे होंगे, ना कि सिर्फ अदर इनकम की जनरेट होने से। तो ये भी कंपनी को इम्प्रूव करना होगा। तो फिलहाल करंट पोजीशन में देखेंगे तो इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी स्ट्रांग है, जिसमें कंपनी के पास अच्छे रिजर्व है और उसके कंपैरेटिवली कम बोरिंग्स है। तो किसी भी कंपनी का बोरिंग्स कम होता है तो कंपनी को कम इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी होने से सिर्फ कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, साथ ही में कंपनी को अपना जो सेल्स है वो भी अच्छा करना पड़ेगा, तभी कंपनी के नेट प्रॉफिट में ओवरऑल अच्छी ग्रोथ होगी। और उसके साथ ही में कंपनी के कैश फ्लोज भी देखेंगे तो इसमें कंपनी ने पिछले 2 साल में एक अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के डेब्टर डेज के नंबर से वो बहुत ही ऊपर नीचे और अनस्टेबल हो रहे, जो कि कंपनी को इसको भी स्टेबल करके उसके नंबर से वो भी कम करके दिखाने पड़ेंगे, तभी कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। और उसके साथ ही में कंपनी के जो प्रमोटर की हिस्सेदारी कम हो रही है वो भी कंपनी को यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा और कंपनी के प्रमोटर को अपनी जो हिस्सेदारी वो कंसिस्टेंट ऐसे मेंटेन रखनी पड़ेगी, तभी कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। तो फिलहाल कंपनी के जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी अभी भी अनस्टेबल और लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, जिसकी वजह से अभी हम इस कंपनी में अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। और इसी अनस्टेबल परफॉर्मेंस की वजह से एफ और डी की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में अभी भी बहुत ही कम है और ना के बराबर है। तो इसी वजह से मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हम इस कंपनी में एक ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते।
लेकिन अभी कंपनी के जो फंडामेंटल है वो बहुत ही वीक है, जिसकी वजह से अभी हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए जब तक कंपनी अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से ग्रोथ नहीं करती।